हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेटा, हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी थी। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं बेटा। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो आएगी बेटा केमिकल प्रॉपर्टी, दैट विल बी, सपोज एफ लिख लेते हैं, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? सेम केस है बेटा जो अल्कली मेटल्स का था, याद रखना। अल्कली मेटल केस में जो केस डिस्कस किया था बेटा, वो सेम केस यहां पे आएगा। क्या आता है यहां पे? मेटल रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव MnH3 twice, sorry, X 2 positive plus NH3 Y 2 नेगेटिव बेटा। सॉरी, ये आएगा आगे 2 नेगेटिव, डबल है 1 नेगेटिव। डन। तो अगर इस सॉल्यूशन का देन अल्कली मेटल्स जो होते हैं बेटा, ये मतलब हमारे पास आगे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, स्टोटियम, बेरियम, ये केस आ गए। अब जो अल्कली मेटल जब इनको हम लिक्विड अमोनिया के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व करने के बाद वी गॉट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन, ब्लू, डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन बोलते हैं। ब्लू ब्लैक, चलो यहां पे लिख दो, डीप ब्लू ब्लैक कलर सॉल्यूशन मिलता है। And this deep blue black color solution is due to ammoniated electron or ammoniated cation बेटा। ये जो सोल्यूशन होता है आपका अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है, अमोनिएटेड कैटायन की वजह से आता है। और अपॉन स्टैंडिंग ये भी अमाइड बनाएगा और आपको ब्रॉन्ज कलर का सोल्यूशन मिलता है। बस आपको याद रखना है कि व्हाई द सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इन लिक्विड अमोनिया अपीयर्स डीप ब्लू ब्लैक। तो रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड अमोनिएटेड कैटायन की वजह से बेटा। ये विजिबल रीजन के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट होते हैं, फिर डी एक्साइट होते हैं और फिर जो एनर्जी रिलीज करते हैं, और उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो कलर डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाता है उसकी वजह से बेटा। क्लियर है केस? अब देखो नेक्स्ट बेटा, यहां पे EFG। If we talk about next case here, that is EFG, let it be G। ठीक है, तो मैं बात करता हूं यहां पे अबाउट ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स, और इसी में मैं 2-3 टॉपिक कवर करा दूंगा बेटा आपको। देखो कौन कौन से टॉपिक। ऑक्सो एसिड की बात करें यहां पे, तो आपको पता है मैग्नीशियम या मेटल हाइड्रोक्साइड इज ऑक्सो एसिड। ये एक ऑक्सो एसिड है। अब ये ऑक्सो एसिड है कैसे और ये करता क्या है? अब मैं बात करता हूं पहला, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट्स। जितनी भी कार्बोनेट बनती है वो इसी की हेल्प से बनती है। कैसे? हम क्या करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से ऐड कराते हैं एंड वी गेट मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर। वी गेट मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर इन दिस केस बेटा। क्लियर है? देखो, 2 हाइड्रोजन यहां से, एक यहां चला गया, तो मेटल कार्बोनेट बन गया प्लस वाटर मिल गया। तो ये मेटल कार्बोनेट की प्रिपरेशन है। इस तरीके से मेटल कार्बोनेट जो होती है बेटा, दे आर प्रिपेयर्ड इन द नेचर। क्लियर है केस? जब हम लैब में प्रिपेयर करेंगे तो इस तरीके से ये प्रिपरेशन की जाती है बेटा यहां पे। डन। अब देखो कौन कौन सी कार्बोनेट होती है बेटा, उसकी बात करते हैं।
बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट होते हैं। अब इन कार्बोनेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। देखो कैसे। सबसे पहले बात करें इन कार्बोनेट्स की प्रॉपर्टीज की बात बेटा, तो यहां पे एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। फर्स्ट केस लिखता हूं यहां पे, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। इफ यू टॉक अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोनेट, तो बेरिलियम कार्बोनेट से बेरियम कार्बोनेट तक थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड। क्यों इंक्रीज करती है बेटा, क्या रीजन है इसके पीछे कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है? देखो, लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज्ड ड्यू टू increase in the size of metal। ठीक है, आपको पता है बेटा, हमने लास्ट ग्रुप में डिस्कस किया था कि मेटल का साइज इंक्रीज कर रहा है। कार्बोनेट जो आयन है वो अपने आप में एक बहुत बड़े साइज का आयन है, इसलिए उस बड़े साइज के आयन को बड़े साइज का कैटायन ही क्या करवा पाएगा, स्टेबल करवा पाएगा बेटा। तो उसकी वजह से इनकी लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज कर जाती है और डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है इस केस के अंदर। प्लीज ये याद रखना है बेटा केस। अब देखो नेक्स्ट बी, टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी। बड़े क्वेश्चन आते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी के ऊपर। सॉल्युबिलिटी, टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी बेरिलियम कार्बोनेट टू बेरियम कार्बोनेट, solubility decreased। रीजन बेटा वही ऊपर वाला, लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज्ड, और यहां पे लिख सकते हो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज। लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है और हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है बेटा, यहां पे वो डिक्रीज कर जाती है। तो ये दो प्रॉपर्टी बेटा याद रखना, कई बार कंपटीशन में और स्कूल लेवल के एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है। अब देखो, अगर आप इस तरीके की ऑक्साइड को बेटा डिकम्पोज करोगे अपॉन हीटिंग, अगर आप हीट करोगे कार्बोनेट को, जैसे मेटल कार्बोनेट है, तो इट विल गिव यू मेटल ऑक्साइड। वैसे देखो Mg का केस ही लिख लेते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये केस मिलता है हमें। अगर कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो हमें इस तरीके से मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहां से मिल जाती है बेटा, ये है। अब देखो बेटा, इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट याद रख लो। नोट क्या है, कहते हैं कि हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, अगर आप उसको CO2 से रिएक्ट कराते हो, CO2 से रिएक्ट कराने के बाद यू विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, एंड एज वी नो दैट दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर क्या है बेटा, इनसॉल्युबल है। बट कहते हैं इफ वी पास एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दिस होल सॉल्यूशन, अगर एक्सेस ऑफ CO2 पास कर दे थ्रू दिस होल सॉल्यूशन, देन वी गेट calcium bicarbonate, and that calcium bicarbonate is soluble in water। याद रखना बेटा, बड़ा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। कहते हैं ऑन एक्सेस पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, ठीक है, फर्स्ट दैट इज इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज फॉर्म, एंड देन अगर और पास कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड
with the through the same solution, then you will get soluble product. So what will be the product? So the first one is calcium carbonate and the second one is calcium bicarbonate. Due to the formation of calcium bicarbonate, that compound is soluble in water. वो compound water में soluble हो जाता है बेटा. नोट करो बेटा इसको जल्दी से. अब देखो बेटा नेक्स्ट, इसमें फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट्स. ठीक है, इस सल्फेट को फॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा. जो क्या, पहला मेटल से रेड करा लो एसिड को सीधा डायरेक्टली, यू विल गेट मेटल सल्फेट प्लस H2 गैस. मेटल ऑक्साइड से रेड करा के भी बना सकते हो बेटा, मेटल सल्फेट प्लस H2O. आप चाहो तो मेटल हाइड्रोक्साइड से भी रेड करा के बना सकते हो बेटा, मेटल सल्फेट प्लस, ये बेस है, ये एसिड है, क्या बनेगा H2O बेटा. चेक करो इसको, मेटल सल्फेट बना दिया हमने, H2O, ये आ गया बेटा. या आप कर सकते हो मेटल कार्बोनेट को भी H2SO4 के साथ ऐड करा के, यू कैन गेट मेटल सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये सारे तरीके हैं बेटा जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेटल सल्फेट बना सकते हैं. दीज आर द मेथड 1, 2, 3 and 4. These are 4 methods by which we can prepare these sulfates बेटा. क्लियर है. अब इन सल्फेट में जब बात करते हैं हम लोग तो क्या कहते हैं, देखो पहली बात, these sulfates are also insoluble in water. ये सल्फेट भी वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं. एंड बेरिलियम सल्फेट सबसे कम सॉल्युबल होता है, उससे असॉल्युबल होगा, सॉरी बेरिलियम सल्फेट सबसे असॉल्युबल होगा, फिर मैग्नीशियम सल्फेट उससे कम, कैल्शियम सल्फेट उससे कम, स्ट्रोंटियम सल्फेट उससे कम और बेरियम सल्फेट सबसे कम होगा. दिस इज सॉल्युबिलिटी ट्रेंड है बेटा. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर किसमें बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर. डन. रीजन वही है, लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज करती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है, इसलिए डाउन द ग्रुप जब मूव करोगे इन केस ऑफ सल्फेट द सॉल्युबिलिटी विल डेफिनेटली डिक्रीज. वो डिक्रीज करेगी ही करेगी उस केस के अंदर बेटा. ये आपको याद रखना है बेटा, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. इसी के साथ देखो, जो ये सल्फेट एग्जिस्ट करते हैं वो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, 7H2O कैल्शियम सल्फेट, 7H2O. दिस मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, 2H2O है, सॉरी, इसको हम बोलते हैं इप्सम सॉल्ट. इप्सम सॉल्ट. और इसको कैल्शियम सल्फेट और 2H2O को हम बोलते हैं जिप्सम. ठीक है बेटा. और अगर इसी को आप हीट करते हो थोड़ा सा,
तो आपको मिल सकता है कैल्शियम सल्फेट हाफ हेमीहाइड्रेट हाफ H2O, ठीक है, इसको बोलते हैं पीओपी। पीओपी क्या होता है बेटा? दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी इज व्हाट? प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा। क्लियर केस? तो ये केस आया हमारे पास यहां पे बेटा। अब देखो यहां पे मैं कुछ आपको और नाम लिखवा देता हूं ताकि आपको याद रहे बेटा। देखो इप्सम सॉल्ट, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ये थोड़ी जनरल टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज क्विक लाइम, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज स्लेग्ड लाइम, ठीक है बेटा। कैल्शियम OCl2 is known as bleaching powder, क्या है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो आपको पता होना चाहिए किस किस तरीके से हम यूज करते हैं। क्विक लाइम क्या होता है, स्लेग लाइम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, वो सारे के सारे केस बेटा, ठीक है। अब देखो इसमें देखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। To talk about the formation of nitrate, what we will say when metal carbonate is dissolved in dilute nitric acid, then we get नाइट्रेट्स। हमें क्या मिलते हैं यहाँ पे? नाइट्रेट्स मिलते हैं। जैसे अगर आप MgCO3 को HNO3 से रिएक्ट करा रहे हो, डाइल्यूट HNO3 से बेटा, तो आपको क्या मिलेगा? विल गेट मेटल नाइट्रेट ट्वाइस, MgO1H MnO3 ट्वाइस बेटा। क्लियर है? प्लस यहां से 2 बच गया और यहां से तो क्या आएगा यहाँ पे? H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें जो केस याद रखना है आपको वो है, अगर इस ग्रुप की नाइट्रेट्स को, द नाइट्रेट्स ऑफ दिस ग्रुप आर डिकम्पोज्ड, हीट करके डिकम्पोज करने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या मिल गया हमें? यहां से मेटल ऑक्साइड मिल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल गया बेटा। इस केस के अंदर चेक करो बेटा 2 मिनट, ठीक है। मेटल ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी बेटा, विल गेट ऑक्सीजन गैस ओवर हियर। ये क्या है? मेटल नाइट्रेट है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, पुट 2 ओवर हियर, 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 4 6 और 7, यहाँ पे कितने हैं? 6, तो यू कैन राइट हाफ ओवर हियर बेटा, ठीक है। तो ये होगी बैलेंस रिएक्शन। तो याद रखना ये इस तरीके से मेटल नाइट्रेट्स को, अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स को जब हीट करते हैं
तो वो मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस देती है बेटा, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो बेटा इस चैप्टर में हमारे पास क्या बचा है, दैट इज अनॉमलस बिहेवियर। anomalous behavior। if we talk about anomalous behavior बेटा, तो देखो क्या कहेंगे यहां पे हम, बेरिलियम shows anomalous बिहेवियर। बेरिलियम क्या करता है बेटा, एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। और इसके पीछे रीजन क्या है, देखो 4 रीजन तो आपको मेन लिखवाए हैं, बाकी आप प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं इसकी, मैं बार बार लिखा रहा हूं बेटा इनको। ठीक है, वो क्या है, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसके अलावा जो भी बेरिलियम के कंपाउंड कोवलेंट नेचर शो करते हैं, ऑक्साइड इसकी कुछ और होती है, एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, कोवलेंट नेचर शो करते हैं, वो आप सारे शो कर सकते हो। इसके जो हैलाइड्स होते हैं वो डायमेरिक, मोनोमेरिक और पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे शो कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर है? इसी तरीके से होता है नेक्स्ट हमारे पास, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल relationship बेटा, we talk about the diagonal relationship in this case, what we have, क्या होगा बेटा हमारे पास, अगर हम डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें यहां पे, तो बेरिलियम इज डायगोनली रिलेटेड विद एल्यूमिनियम। बेरिलियम क्या डायगोनल करेगा बेटा, एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, size of beryllium 2 positive, I think it's around 64 picometer and aluminium 3 positive around 60 picometer। तो बहुत ज्यादा सिमिलर साइज होने के कारण they will show so many properties common। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी क्या करेंगे, कॉमन शो करेंगे, इसीलिए इन दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप आता है बेटा। वो हम पढ़ चुके हो बेटा, किस किस तरीके, जैसे आपका बेरिलियम ऑक्साइड है, ऐसे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो अपॉन हीटिंग डिकम्पोज नहीं करती है बेटा, कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं करती है, उसकी भी नहीं करेंगे बेटा। तो वो सारे केस आप लिख सकते हो वहां पे। यहाँ पे डायमेरिक मोनोमेरिक फॉर्म बनती है, वहां पे भी एल्यूमिनियम वगैरह में भी डायमेरिक और मोनोमेरिक फॉर्म मिलेगी। तो इसके साथ बेटा ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो आप पढ़ो बेटा इस चैप्टर को, डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिख के दे सकते हो हमें। ठीक है, या क्लास में पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।